नमस्कार, मैं नेहा राठौर, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम बात करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के समान सागरीय धाराओं का क्रम हिंद महासागर में कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाया करता है। अब हम हिंद महासागर की धाराओं को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून धारा के बारे में। शरद काल में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के बीच पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्व मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इसके बाद है विषुवत धारा। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय ही एक विपरीत धारा काउंटर करंट का निर्माण होता है, जो 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जांजिबार तथा सुमात्रा के बीच प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं की दिशा उल्टी होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर का धारा क्रम भी उल्टा हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा लुप्त हो जाती है और उसकी जगह पर दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जिसकी कई उप शाखाएं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाती हैं। इस धारा के कारण विपरीत धारा भी लुप्त हो जाती है। इसके बाद में विषुवतरेखीय धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में मॉनसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिण विषुवतरेखीय धारा कहा जाता है। जब यह धारा 10 डिग्री अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती है तो इसकी कई शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा दक्षिण की ओर अगुलहाज धारा के नाम से प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी शाखा उत्तर की ओर चली जाती है। इसके बाद है मोजम्बिक तथा अगुलहाज धारा। दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा मोजम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजम्बिक धारा कहते हैं
और दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखा की शाखा मौजम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं। तो मतलब जब मौजम्बिक धारा जो है वो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से मिलती है तो इनके मिलने से ही जो है अगुलहास धारा जो है उसका निर्माण होता है, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा एक सक्रिय धारा है। इसके बाद में पछवा पवन प्रवाह। अन्य महासागरों के समान हिंद महासागर में भी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछवा हवा, गरजती चालीसा जिसे कहते हैं, के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा चलती है, जिसे पछवा पवन प्रवाह कहा जाता है। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। मकर रेखा के पास यह धारा पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। पछवा पवन प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट हिंद महासागर की धाराएं थी। इसके बाद में हम यह और देख लेते हैं इस टॉपिक में कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं उनका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहला जो प्रभाव होता है वह यह होता है कि महासागरीय धाराएं जिन तटीय भागों से होकर गुजरती हैं वहाँ की मौसम संबंधी दशाओं में पर्याप्त संशोधन करती हैं। इनका प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों के तापक्रम पर होता है। यह प्रभाव लाभप्रद और हानिकारक दोनों प्रकार का हो सकता है। गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुंचती हैं तो वहाँ का तापमान कम नहीं होने देती तथा सर्दियों में उन्हें अपेक्षाकृत गर्म रखती हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों की आदर्श जलवायु का राज गल्फ स्ट्रीम का बढ़ा हुआ भाग उत्तरी अटलांटिक धारा ही है। सर्दियों में इन तटीय देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड आदि का जो तापमान है वह अपेक्षाकृत अधिक रहता है, परंतु यही गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय भागों में ग्रीष्म काल में गर्म लहर को हीट वेव्स को जन्म देकर तापमान को बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देती है, जिस कारण मौसम जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है। और शरतकाल में भी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका इस धारा से लाभ नहीं उठा पाता क्योंकि इस समय हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। गर्म धाराएं उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाकर तापमान के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती हैं। इस तरह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने में गर्म धाराएं पर्याप्त मदद करती हैं क्योंकि निम्न अक्षांशों की अतिरिक्त ऊष्मा को उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरित करती हैं। इसके विपरीत ठंडी धाराएं जहाँ से गुजरती हैं वहाँ का तापमान अत्यधिक नीचा कर देती हैं, जिस कारण हिमपात की स्थिति आ जाती है। जैसे क्यूराइल, लैब्राडोर, फॉकलैंड की ठंडी धाराएं प्रवाहित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अलावा जो है गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर कोहरा पड़ता है जो कि जलयानों के लिए हानिकारक होता है। ये इसका नेगेटिव प्रभाव है।
न्यू फॉकलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा के मिलने से टेम्परेचर इन्वर्जन होने से बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है। इसी तरह जापान के पास क्यूराइल ठंडी धारा और क्यूरोशिवो गर्म धारा के मिलने से भी कोहरा पड़ता है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। धाराएं मछली के जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीजन, भोजन को वितरित करने का कार्य करती हैं। धाराओं द्वारा प्लैंकटन नामक घास लाया जाना मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। इसके गल्फ स्ट्रीम द्वारा यह प्लैंकटन न्यूफॉकलैंड तथा उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट तक पर पहुंचाया जाता है, जिस कारण वहां पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हो गया है। ये एक एग्जाम्पल है। परंतु पेरू तट पर एल्निनो धारा के कारण प्लैंकटन के अदृश्य हो जाने पर मछलियां मर जाती हैं और मत्स्य उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है। शीत क्षेत्रों में पैदा होने वाली खाद्य मछलियां ठंडी धाराओं के साथ गर्म प्रदेशों में आ जाती हैं। गर्म और ठंडी धाराएं भी मिलकर विभिन्न प्रकार की मछलियों को जन्म देती हैं। व्यापार पर भी इसका प्रभाव होता है। महासागरीय धाराएं जलमार्गों को निश्चित करती हैं, जिसके सहारे व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है। परंतु धाराओं का प्रभाव प्राचीन काल से ही अधिक था, क्योंकि वर्तमान समय में शक्ति चालित जहाज और धाराओं की दिशा की परवाह नहीं करते हैं। जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरा पड़ता है, जो कि समुद्रिक जलयानों के परिवहन में बाधा उपस्थित करता है। जैसे न्यू फॉकलैंड और जापान के तट पर इसी तरह के कोहरे के कारण जलयानों को अपार क्षति जो है वो उठानी पड़ती है। ठंडी धाराओं द्वारा बड़ी बड़ी हिमशिलाएं निम्न अक्षांशों की ओर लाई जाती हैं, जिनके टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गर्म धाराओं के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तो ये थे महासागरीय जो धाराएं हैं उनके प्रभाव। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।